हेलो, दिस इज शुभम सिंह और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले उसे देखो फिर इस वीडियो पे आओ। इस वीडियो के भी सारी चीज़ें screener.in वेबसाइट के रेफरेंस में होंगी और सारे एग्जाम्पल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही दिए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि screener.in वेबसाइट को यूज़ करके अच्छे स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, उसमें जाके आपको सर्च करना है screener.in। screener.in जब आप सर्च कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको यहाँ जो लॉगिन लिखा हुआ है ये कोने में, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर वापस से एक अलग इंटरफेस खुल जाएगा इसकी तरह। इसमें आपको लॉगिन विद गूगल चूज़ करना है। लॉगिन विद गूगल के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, अगर आपके ब्राउज़र में एक ही ईमेल लॉगिन होगा तो डायरेक्टली आपको इस तरह खुल जाएगा। अगर आपने मल्टीपल जीमेल आईडी से लॉगिन किया होगा अपने ब्राउज़र के अंदर तो आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आपको कौन से जीमेल आईडी से लॉगिन करना है screener.in में। तो आप जिस भी जीमेल आईडी से एक बार लॉगिन करोगे हमेशा उसी से करना, वरना हम जो आगे स्टेप्स करने वाले हैं आपको वो स्टेप्स हमेशा अलग अलग बार करना पड़ेगा। हमने इस पूरी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एग्जांपल लिया है, तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही सर्च कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सर्च फॉर ए कंपनी, यहाँ जाके आप जिस भी कंपनी का नाम लिखोगे वो आप ढूंढ सकते हो। तो इन दिस केस हम हिंदुस्तान यूनिलीवर ही सर्च करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को क्लिक कर देंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको दिख रहा होगा सिर्फ ये 6 रेशियोज़। नीचे के 5 जो रेशियोज़ हैं ये आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला जिस भी जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे हमेशा उसी से करना, वरना जितनी जीमेल आईडी आप अलग अलग लॉगिन करोगे उतनी अलग अलग बार ये 5 रेशियोज़ आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब ये 5 रेशियो आप कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड रेशियो टू टेबल, इसके नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे आप जाओगे, आप सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेप्ट टू इक्विटी लाना है तो आप सर्च कर दोगे डेप्ट लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा डेप्ट टू इक्विटी लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला पॉइंट आपके उसमें भी ऐड हो जाएगा। फिर आप सर्च करोगे प्रमोटर होल्डिंग क्लिक कर दोगे, आपका ये भी रेशियो ऐड हो जाएगा। फिर आप सर्च करोगे प्लेज परसेंटेज जब आप सर्च करोगे तो आपको ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दोगे तो आपका ये भी ऐड हो जाएगा प्लेज परसेंटेज। फिर आप यहाँ जाओगे, आपको सर्च करना है नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग प्री लिखते ही आ गया प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ये वाला जो नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारे किसी भी काम में नहीं आने वाला है, पर अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आओगे, यहीं पे लिख दो नो, लिखोगे तो आ जाएगा वो अपने आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके, आप इसको क्लिक करोगे तो ये भी आ जाएगा। ये पांचों टर्म्स को ऐड करने के लिए आपको जो भी टाइप करना पड़ेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब स्टेप्स आप करने के बाद आप इस वाले पोजीशन में पहुंच जाओगे जो अभी आपको दिख रहा है। अगर आपको इन सारे टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो इन सब टर्म्स को मैंने डिटेल में एपिसोड नंबर 1 में समझाया था, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्केट कैप से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी हो हमारे लिए सब चलेगा। करंट प्राइस कुछ भी हो सब चलेगा। हाई लो कुछ भी हो सब चलेगा। स्टॉक पी थोड़ा सा काम का है। अगर स्टॉक पी 15 से कम है तो अच्छी बात है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, पर अगर ये 15 से ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल थॉट्स, अगर 15 से कम है तो अच्छी बात है, अगर 15 से ज़्यादा है तो भी चलेगा। बुक वैल्यू कुछ भी हो सब कुछ चलेगा। डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड के चलते कभी भी किसी भी स्टॉक को ज़िंदगी में नहीं लेना है। मैं 1-1.5% डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5% से ऊपर डिविडेंड की। जो भी कंपनी 5% से ऊपर डिविडेंड दे रही है, यानी फ्यूचर में उसके पास कोई भी ग्रोथ के प्लान्स नहीं है, वो फ्यूचर में ग्रो करना नहीं चाहती है। जनरली गवर्नमेंट स्टॉक्स ही 5% के ऊपर डिविडेंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया, अगर हम कोल इंडिया को screener.in पे सर्च करें तो कोल इंडिया का अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 8.74% है, यानी एक साल में वो अपने करंट स्टॉक प्राइस के ऊपर 8.74% डिविडेंड दे रही है। इसी के साथ अगर हम इसका चार्ट भी खोल के देख लें, एक सेकंड में इसका चार्ट भी खोल देता हूँ साथ में, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कोल इंडिया, ओके, कोल इंडिया का ये जो खोल रखा है मंथली चार्ट है। अगर हम कोल इंडिया का देखें तो उसका 2015 में जो हाई बना था, ये 2015 का उसका हाई है, जुलाई 2015, और अभी अभी चल रहा है मई 2022। सो ऑलमोस्ट 15-22 7 साल के आसपास ऑलमोस्ट हो गया है। तो 7 साल में अगर हम देखें तो स्टॉक में कितना फॉल आया है,
7 साल में स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 60% के आसपास का फॉल आया है। और अगर हम उसका डिविडेंड कितना परसेंट दे रहा है वो भी देख लेते हैं। अगर हम उसके डिविडेंड परसेंट 8.74% वो डिविडेंड दे रहा है, 8.74 मल्टीप्लाइड बाय 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में वो उतना ज़्यादा गिरा हुआ है, तो 7 ईयर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 61%। तो ऑलमोस्ट उसने 61% डिविडेंड दिया हुआ है, 61% के आसपास उसने डिविडेंड दिया हुआ है, और उसी के अगेंस्ट में उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 60% गिर गया है। इसका मतलब है कि 7 साल में जितना उसने डिविडेंड दिया उतना स्टॉक का प्राइस भी गिर गया। तो ऑल एंड ऑल 7 साल में कंपनी का कोई भी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं हुआ है। 7 साल हमारे पानी में चले गए। इससे अच्छा एफडी करा लेते, उसमें भी 5% इंटरेस्ट मिल जाता है। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो इसी के लिए हमें कभी भी डिविडेंड के चलते कोई भी स्टॉक को नहीं लेना चाहिए। अगर डिविडेंड के चलते हम कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो इससे बेटर है कि हम एफडी करवा लें। एफडी में एटलीस्ट 4-5% इंटरेस्ट मिलेगा, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होने का टेंशन नहीं है। डिविडेंड में डिविडेंड तो मिल जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट का वैल्यू भी कम हो जाएगा। जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस है, यानी डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, बायबैक, वो सब के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। अगर वीडियो आ गया होगा तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। अब हम वापस से अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में चले जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर आगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, आरओसी जिस भी कंपनी का 25 के ऊपर है वो डूब ही नहीं सकती है। जिस कंपनी के प्रमोटर्स को हर साल अपने अवेलेबल फंड्स के ऊपर 25% या उससे ज़्यादा कमाना आता है, वो कंपनी सुपर्ब है और उसके प्रमोटर्स भी सुपर्ब हैं। वैसे कंपनीज बहुत कम है तो हमें स्टॉक्स बहुत कम मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। तो जिस भी कंपनी का आरओसी 15 के ऊपर है हम उन कंपनीज में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें थोड़े से एक्सेप्शंस हैं। बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हम बैंक्स का बिजनेस मॉडल समझते हैं इसे जानने के लिए। बैंक्स में हम जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं, जनरली एफडीज कराते हैं, तो उसमें हमें अराउंड 5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वही पैसे को वो हम ही लोगों को लोन के रूप में वापस दे देते हैं, जनरली होम लोन्स देते हैं, जो कि 6 से 6.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट पर हमें देते हैं लोन्स। और बीच में जो 1-1.5% बचता है वही उनका प्रॉफिट मार्जिन है। उसी में उनको अपना सारा खर्चा निकालना है। उन्हें बिल्डिंग का रेंट भी उसी में भरना है, बिजली का बिल उसी में भरना है, एम्प्लॉय की सैलरी उसी में देना है, बाकी सारे जितने खर्चे हैं सब उसी 1-1.5% में ही निकालना है। इसीलिए उनका आरओसी 15 के ऊपर जा ही नहीं सकता है। उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना है ही नहीं कि उनका आरओसी इतना ज़्यादा चले जाए। पर बैंक्स और एनबीएफसीज एक मेजर पोर्शन बनाती हैं हमारे स्टॉक मार्केट का। तो हम वो भी सीखेंगे कि हम कैसे बैंक्स और एनबीएफसीज जैसी कंपनीज को ट्रेड करते हैं। आगे वीडियो देखते रहो, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आरओई हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फेस वैल्यू हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ज़्यादा होगा, यानी 50% से ज़्यादा होगा, हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। यानी जिस भी कंपनी ने अपने टोटल अवेलेबल फंड्स के ऊपर 50% से ज़्यादा का लोन ले रखा है, हम उस कंपनी में ट्रेड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जिस भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से कम होगा, हम सिर्फ उसी में ट्रेड करेंगे। इसके एक्सेप्शंस हैं बैंकिंग एंड एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्योंकि बैंकिंग और एनबीएफसी का मेन बिजनेस मॉडल यही है कि लोन लेके लोन देना। वो हमसे लोन लेते हैं और हम ही को लोन वापस देते हैं। तो जो हमसे उन्होंने लोन में पैसा लिया, यानी जो हमने उनमें पैसा डिपॉजिट करा हुआ है, वो उनके लिए लोन नहीं है, वो उनका एसेट है। उसी को यूज़ करके वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो बैंक्स और एनबीएफसी का अगर डेब्ट इक्विटी ज़्यादा भी है तो भी हमारे लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर बाकी स्टॉक्स के लिए डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए। उसके ऊपर है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग हम जब नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं प्लेस्ड परसेंटेज। जिस भी कंपनी का प्लेस्ड परसेंटेज 10% से ज़्यादा होगा, हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। प्लेस्ड परसेंटेज यानी जो भी शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स ने बैंक्स के पास लोन लेने के लिए गिरवी पे रखा हुआ है, अगर कंपनी के प्रमोटर जिसने लोन लिया हुआ है उन्होंने अगर पैसा बैंक को नहीं लौटाया, तो बैंक वो शेयर्स मार्केट प्राइस में स्टॉक मार्केट में सेल कर देगी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आएगा। ये सेम चीज़ जी के साथ हुआ था कुछ सालों पहले। इसी वजह से जिस भी स्टॉक का प्लेस परसेंटेज 10% से ज़्यादा होगा, हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ। प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ एटलीस्ट 200 करोड़ होना चाहिए। जिसका भी 200 करोड़ से कम होगा, हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। 200 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम स्मॉल साइज्ड कंपनी में ट्रेड नहीं करें। अब हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे किसी भी काम में नहीं आने वाला है।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स शो करता है कि कितने करोड़ शेयर्स हैं किसी कंपनी के। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के 235 करोड़ शेयर्स हैं मार्केट में। अब हम आगे चलते हैं। ये चार्ट हमारे किसी भी काम का नहीं है। हम चार्ट्स के लिए यूज़ करने वाले ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्यूटोरियल बहुत जल्दी आने वाला है, और अगर आ गया होगा तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। प्रोस कॉन्स हमारे किसी भी काम का नहीं आएगा। पीयर कंपैरिजन दिखा रहा है कि जिस भी स्टॉक को हमने खोल रखा है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, तो वो सारी कंपनीज को शो कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 2 में। अगर आपने एपिसोड नंबर 2 को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। बैलेंस शीट को मैंने एपिसोड नंबर 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हो। पर फिर भी मैं इसमें एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कि है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर किसी भी कंपनी में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ करोड़ रुपए दिखा रहा है, यानी वो कंपनी आगे ग्रो करने वाली है, वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है ताकि आगे जाके उसके प्रोडक्ट्स वो और बना सके और अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सके। इसका मतलब जिसका भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखेगा वो कंपनी अच्छी है, वो आगे जाके और ग्रो करने वाली है, उसका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, और इसी के साथ उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो चीज़ है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट के साथ मिलना चाहिए इसी साल के। फॉर एग्जांपल इस केस में हम अगर देखें तो इधर 9048 करोड़ रुपीज़ है। हम ऊपर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके चेक करें तो यहाँ पे मार्च 2022 यहाँ भी है नेट प्रॉफिट 8879 करोड़, यानी इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात है। हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नेट प्रॉफिट ऑफ P&L स्टेटमेंट सेम होना चाहिए या तो आसपास होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कम है यानी इन्होंने सामान तो बेच दिया है पर उसका पैसा इनके पास अभी तक आया नहीं है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। तो हम आगे चलते हैं वापस से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। रेशियोज़ हमारे किसी भी काम में नहीं आने वाला, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है। अब हम आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें खाली देखना है कि प्रमोटर, FII और DII, इन तीनों को अगर हम लास्ट क्वार्टर का मिला दें तो मिला जुला के 70% के आसपास हो जाना चाहिए। अगर 70% से कम है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, 70% के ऊपर है तभी हम उसमें ट्रेड करेंगे। प्रमोटर, FII, DII यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, बड़े लोग हैं, उनके पास ज्ञान ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है हमसे। अगर वो लोग ऐसे स्टॉक को खरीद के होल्ड कर रहे हैं तो हमें भी होल्ड करना है। दैट्स इट। पूरा Screener.in का वॉक थ्रू कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ कि आप ये सब चीज़ों को ढूंढोगे कैसे। आपको स्टॉक का नाम ही नहीं पता है तो आप ROC चेक कैसे करोगे। तो आपको अगर पता है कि ROC इतना होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी इतना होना चाहिए, प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ इतना होना चाहिए, तो वैसे स्टॉक्स को आप सर्च कैसे करोगे मैं आपको वो बताता हूँ। उसके लिए हमें ऊपर जाना होगा, यहाँ पे स्क्रीन्स लिखा हुआ है, स्क्रीन्स, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्क्रीन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। इसमें आप जो भी फिल्टर डालना चाहें अपनी कंपनीज में वो आप डाल सकते हैं। हमारे केस में हम सर्च करने वाले हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC मोर देन 15%। ये 15 लिखोगे तो ही हो जाएगा क्योंकि ये परसेंट में पहले ही दिया हुआ है, तो आपको परसेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंड लिखना पड़ेगा, एंड लिखोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप सर्च करोगे नेक्स्ट पॉइंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये नीचे आ गया डेब्ट टू इक्विटी, ये हमें चाहिए लेस देन 0.5। उसके बाद हम वापस से एंड लिख देंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अभी हमें सर्च करना है प्लेस्ड परसेंटेज, ये आ गया है प्लेजिंग परसेंटेज, ये हमें चाहिए लेस देन 10। उसके बाद हमें सर्च करना है नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ये आ गया नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये आ जाएगा। ये हमें चाहिए मोर देन 200 लिखते ही वो अपने करोड़ में ही ले रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी है, ये चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इसको हमें सर्च करने के लिए यहाँ पे रन दिस क्वेरी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो वो आपको सर्च करके बता देगा। इसमें आने के बाद हमें टोटल रिजल्ट्स मिले, 206 कंपनीज़ हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। उनमें से भी हमें बेस्ट कंपनीज़ चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी हम सिर्फ उसी में ट्रेड करेंगे। बड़ी कंपनीज को ढूंढने के लिए हम इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ऊपर से नीचे सेट कर देंगे। इसको एक बार क्लिक करोगे तो अपने आप सेट कर देगा। जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी होगी ऊपर आ जाएगी, सबसे कम वाली लास्ट में चली जाएगी। तो ये हमें जो लिस्ट मिली है ये सबसे बेस्ट कंपनीज़ हैं। इसमें से बस हमें गवर्नमेंट स्टॉक्स को निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया है, इसको हम निकाल देंगे। ऊपर से जो भी 50 कंपनी होगी उसमें से गवर्नमेंट स्टॉक्स निकाल के टॉप 50 कंपनीज हमें छांट के रख लेना है, एक जगह लिख के रख लेना है। उन्हीं कंपनीज में हमें सिर्फ ट्रेड करना है। इस वाले स्क्रीन में सारे सेक्टर के स्टॉक कवर हो जाते हैं एक्सेप्ट बैंकिंग एंड एनबीएफसी वाले कंपनीज। बैंकिंग और एनबीएफसी वाली कंपनीज को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है सर्च फॉर ए कंपनी, इसमें जाना है। हमें कोई भी एक बैंक को सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, उसको आप खोलेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे पीयर कंपैरिजन लिखा हुआ था। पीयर कंपैरिजन में यहाँ लिखा हुआ है सेक्टर्स में जाना है, आपको बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो पूरी सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं सब आ जाएंगे। इसमें आपको एक चीज़ करना है, यहाँ पे एडिट कॉलम लिखा हुआ है, एडिट कॉलम के ऊपर जाना है। यहाँ पे एनुअल P&L लिखा हुआ है, एनुअल P&L, इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। आपका ये टिक नहीं होगा, आपको इसे टिक करना है। फिर ऊपर जाके यहाँ पे सेव कॉलम लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका सेव हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ जिस भी बैंक का 200 करोड़ से ऊपर होगा उसे अलग से लिख के रख लेना है। आपकी अभी बैंकिंग वाली स्टॉक की लिस्ट बन गई। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं एनबीएफसी के लिए हम वापस से जाएंगे सर्च फॉर ए कंपनी। इसमें जाके हम कोई भी एनबीएफसी सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस आ गया, बजाज फाइनेंस को खोल लेंगे। नीचे हम वापस से पीयर कंपैरिजन में जाएंगे, यहाँ पे सेक्टर लिखा है फाइनेंस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो पूरी फाइनेंस कंपनी जितनी भी सबका आ जाएगा। आपको इसमें वापस से देखना है जिसका भी प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ 200 करोड़ से ऊपर होगा उसको अलग से छांट के लिख लेना है। अगर हम नीचे जाओगे तो इसमें टोटल 516 कंपनीज दिखा रहा है। तो नीचे जाओगे तो एक पेज में 25 आ रहा है। तो आप अगर नेक्स्ट पेज में जाना चाहो, या नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, नेक्स्ट करके आप जा सकते हो जहाँ तक जाना चाहो। तो ऐसे करके आप आगे और ढूंढ सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अभी एनबीएफसी का लिस्ट। अगर आपको सीखना है कि हम स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को यूज़ करके, तो मैं स्टॉक एनालिसिस वीडियोस काफ़ी फ्रीक्वेंटली लाता रहता हूँ। मैं कुछ स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। टिल देन कीप लर्निंग।